नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भड़काऊ बयानबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। नुपुर समेत कुल 9 लोग दिल्ली पुलिस के रेडार पर हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जिस मामले में उन्हें पार्टी से सस्पेंशन मिला था। उनके साथ नवीन जिंदल को भी सस्पेंड किया गया था। दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर में 8 आरोपी नामजद किए हैं। दूसरी एफआईआर में नुपुर का नाम है। नवीन जिंदल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ बयानबाजी मामले में अब नुपुर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले मुंबई में भी उन्हें समन भेजा गया था, जब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, और बीजेपी ने भी उनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई पहले ही की थी। पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया गया था। अब इस पूरी बयानबाजी मामले में उन पर दिल्ली पुलिस ने भी 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दूसरी एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम सम्मिलित किया गया है। पहली एफआईआर में 8 आरोपी हैं, दूसरी एफआईआर में नुपुर का नाम है। मौलाना मुफ्ती नदीम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पूजा शकुन, नवीन जिंदल, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर में 8 नाम है, जिसमें गुलजार अंसारी का भी नाम है, सबा नकवी का भी नाम है। इन सभी को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। टीवी डिबेट के जोश में होश खो देना नुपुर शर्मा को काफी महंगा पड़ रहा है। पार्टी से 6 साल का निलंबन पहले ही हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने केस दर्ज किया है। आरोप है धार्मिक मामलों पर विवादित बयानबाजी और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का। दिल्ली पुलिस के रडार पर कुल 9 लोग आए हैं। ये हैं नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का आरोप है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर उन पर पहला केस नहीं है। महाराष्ट्र में पहले ही कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। कल ठाणे में भी एक एफआईआर हुई। श्रीमती नुपुर शर्मा यांनी जे वादग्रस्त वक्तव्य केले त्या संदर्भात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात आमच्याकडे तक्रारी अर्ज केलेला आहे। या संदर्भात अद्याप कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसून त्या संदर्भात अर्ज चौकशी नंतर कारवाई करण्यात येत आहे। नुपुर शर्मा पर मुस्लिम समुदाय और धर्म गुरुओं का गुस्सा बेहद तेजी से भड़का है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में सूरत की सड़कों पर किसी संगठन ने उनकी तस्वीरें लगाकर जूतों के निशान बना दिए हैं। बंगाल इमाम एसोसिएशन उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई चाहती है। दारुल उलूम देवबंद ने नुपुर को फांसी देने की मांग की है। सीपीएम नेता वृंदा कारात ने नुपुर और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नुपुर के खिलाफ नारे लगे और गिरफ्तारी की मांग की गई। हम चाहते हैं बेगुनाह को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। गुनहगार में नुपुर शर्मा सबसे बड़ी गुनहगार है, जिनकी बदौलत उन लोगों पर ये नौबत आई कि वो 28 से 25, 20 जितने भी वो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों की बजाय एक जो मैन इसका अपराधी है नुपुर शर्मा, उसको अरेस्ट किया जाए। विवाद सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। माना भी यही जा रहा है कि खाड़ी देशों से संबंध खराब होने की आशंका के चलते ही बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से बाहर किया। उधर पाकिस्तान ने नुपुर के बहाने हिंदुस्तान के खिलाफ नए सिरे से मुहिम छेड़ दी है। लेकिन ऐसे माहौल में नुपुर को नीदरलैंड से एक सांसद का साथ मिला है। डच सांसद कह रहे हैं कि नुपुर को सच बोलने की सजा मिल रही है। Support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. नुपुर के समर्थन में हिंदू महासभा भी प्रदर्शन की तैयारी में है, तो मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जंग छेड़े हुए हैं। ये मामला जल्द थमता नहीं दिख रहा है।
दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, मुंबई में एफआईआर, अब दिल्ली में भी एफआईआर, दोनों में नुपुर शर्मा का नाम। निकट भविष्य में क्या माने, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जो चीजें हैं वो एक तो दो समुदायों के बीच किसी तरीके का विवाद पैदा करना, उनके बीच दूरियां बढ़ाना। निश्चित तौर पे जो अब अगला कदम होगा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो दो एफआईआर दर्ज की है, एक एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान विवादास्पद बयान दिया था, और उस बयान के बाद जो लगातार सोशल मीडिया पे लेकर के लोग भड़काऊ, उसके ऊपर जो मैसेजेस लगातार और ट्वीट्स कर रहे थे, उनको लेकर के दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है जो लगातार सोशल मीडिया को बेहद करीब से उस पर बारीकी नजर रखती है, और खासतौर से ऐसे ट्वीट्स को जिससे किसी की भावना भड़क सकती है और धर्म से जुड़ी हो, इन पे ज्यादा नजर दिल्ली पुलिस की रहती है। और आईएफएसओ यूनिट ने इसके बाद दूसरी एफआईआर भी दर्ज की और इसमें करीब 8 नाम है। और अब हमारे सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस इन सभी को नोटिस जारी करेगी और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहेगी। तो यानी फिलहाल पुलिस नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ये नोटिस कभी भी जारी किए जा सकते हैं और उनमें एक निश्चित समय दिया जाएगा नेहा, जिसके अंदर लोगों को ज्वाइन करना होगा इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद इस केस की जांच आगे बढ़ेगी। इस दौरान जो भी ट्वीट्स थे, जो भी बयान थे, उन सारी चीजों को पुलिस ने अपने पास रख लिया, उन सारी चीजों को अपने पास जुटा लिया। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपसे तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच नुपुर शर्मा के मामले में उनके बयान पर क्या कुछ कहना है सीनियर बीजेपी नेता उमा भारती का, सुनिए। उमा जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे लेते हैं? आप ही की पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए उनके बयान की वजह से। अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसको संभालने का काम तो हमारी केंद्र सरकार भली भांति कर लेगी। जो उसने भूल की नुपुर ने कि पार्टी लाइन और नीति जो होती है उससे बाहर प्रवक्ता नहीं जा सकता, तो हमारी पार्टी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए कभी भी कोई स्वतंत्रता नहीं देती, और उसके कारण पार्टी ने उस पर जो कार्रवाई कर दी वो उचित है, ठीक है। उसने खेद भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसको धमकियां उसे मिली। अब जो आगे चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हूँ, कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। मोदी पहले नेता हैं भारत के जिन्हें हमारी हर समस्या का समाधान किया। देखिए, अभिनंदन वर्धमान वापस मिला, 370 हटी, ट्रिपल तलाक पे शांति रही, राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास में शांति रही, उनने सारे मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध। मोदी जैसा नेता तो भारत में तो क्या दुनिया के देशों में नहीं हुआ होगा। वो नेता जिस राह पर बीजेपी को चला रहा है और देश को चला रहा है, हम सब उसी पर चलें। और इसलिए नूपुर के मामले में जो कार्रवाई होनी थी वो हो जाने के बाद अब अगर उसको धमकियां मिल रही तो सब मिलकर उसकी निंदा करें, मुस्लिम समुदाय भी उसकी निंदा करे। हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए, जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया है, जिसमें पार्टी ने कार्रवाई की नुपुर शर्मा पर, उसके बाद नुपुर शर्मा ने भी माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद जूते के निशान वाले पोस्टर, लगातार धमकियां मिलना, जान से मारने की धमकी मिलना, इन सब पर पुलिस की क्या कार्रवाई, क्या एक्शन है? क्योंकि नुपुर शर्मा को भी बचाना एक इस वक्त प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जब नुपुर शर्मा के ये विवाद सामने आया था, जो टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था, और जब उनको सोशल मीडिया पे नेहा धमकी मिलनी शुरू हुई थी, तो उसके बाद नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिली और उन्होंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस को दी थी। और उन्होंने अपने ऊपर खतरे से भी लगातार जो धमकियां उनको जिस तरीके की मिल रही थी, न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को लेकर के जिस तरीके से धमकियां मिल रही थी सोशल मीडिया पर, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई है। और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि जो लगातार जो उनकी सोशल मीडिया विंग है वो लगातार नजर बना के रखे हुए है, जो भी ट्वीट, जो भी धमकी भरे ट्वीट या जो भी ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जिससे विवाद हो या फिर जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी के लिए धमकी भरे शब्द का इस्तेमाल हो, उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। क्योंकि उसी वक्त ये बात सामने आई थी कि न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि देश के बाहर से भी कई ऐसे देश हैं जहां से लगातार ट्वीट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, और
और जो फोटो हैं उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके जब हम नुपुर शर्मा के जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने वाली थी तो हम उनके पास गए भी थे नेहा, और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनको जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं वो एक एक ट्वीट की उन्होंने फोटो कॉपीज भी लगाई थी और दिल्ली पुलिस को दिया था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन सबको वेरीफाई किया था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कई सारे ट्विटर अकाउंट को, क्योंकि ऐसे वक्त में कई सारे फेक ट्विटर हैंडल्स भी जिन्हें विदेशों से हैंडल किया जाता है, जो अक्सर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 300 या कई अक्सर ज्यादा संख्या में ट्विटर हैंडल्स को बैन करवाती है, तो कहीं ऐसे ट्विटर हैंडल्स भी हैं जो फेक ट्विटर हैंडल्स हैं, उन सबको वेरीफाई करने का काम किया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर के दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिलहाल सुरक्षा प्रदान भी की हुई है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए देश में कोहराम समझ गया है। ओवैसी से लेकर तमाम विरोधी नेता बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं, जब खतर में कुछ होता है। गल्फ के देश क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। मुख्य सवाल है कि हिंदुस्तान में कानून है। अब बीजेपी अपने लोगों के साथ क्या करते नहीं करते हैं, निष्कासित करते हैं, माला पहनाते हैं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। सवाल ये है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये मुख्य सवाल है। हमारे देश में कोई कानून है, बीजेपी आरएसएस सिलेक्टिवली उसको यूज करती है। जो मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोले वो तो सेडिशन के ही ऊपर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जो पूरे आग लगा ली है, अरे वो है कि नहीं स्पोक्समैन, ये कौन, तो उनका मतलब है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासी पार्टियां भी मुखर हैं। इसके अलावा अन्य ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ पार्टी से सस्पेंशन काफी नहीं है। अब दिल्ली पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें हेट स्पीच का मामला है। अब ये पूरा मामला दरअसल नुपुर शर्मा के लिए आने वाले वक्त में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि जो कानपुर हिंसा है उसे भी नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी नुपुर शर्मा के अरेस्ट को लेकर हो रहे हैं। ओवैसी ने भी साफ तौर पर कहा है कि देर से एक्शन हुआ है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब बात कानपुर हिंसा की करेंगे। इस पूरे मामले में अब तक 54 गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 लोग पीएफआई के सदस्य हैं। मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पत्नी भी रडार पर है। आपको इस पूरे मामले में अपडेट दिखा देते हैं। 54 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। 2 ऐसे पोस्टर हैं जो पूरे शहर में चस्पा कर दिए गए जिसमें आरोपियों के चेहरे हैं। पुलिस ने 46 आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। ये सर्वेलेंस के आधार पर तस्वीरें निकाली गई हैं आरोपियों की, जिन्हें पोस्टर पर लगाया गया है। अब इस पूरे मामले में जफर हाशमी और उनकी पत्नी मुख्य आरोपी हैं, वो रडार पर है। और पोस्टर में आए नामों में से 6 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। एक ने खुद सरेंडर किया था थाने जाकर। मुख्य आरोपी जफर के पीएफआई कनेक्शन के सबूत मिले हैं और इसी आधार पर 3 और गिरफ्तारियां पीएफआई के सदस्यों के तौर पर हुई है। पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 5 की तलाश अब भी जारी है, यानी कि कुल मिलाकर 8 आरोपी हैं पीएफआई के। पत्थरबाजी वाली 147 इमारतों की पहचान
की गई है, जहां से पत्थरबाजी की गई थी, ऊपर से पत्थर फेंके गए थे, जमा किए गए थे। दंगों के दौरान 147 इमारतों से ये पत्थरबाजी की गई थी। तो ये सर्वेलेंस के आधार पर सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे। कल बुलडोजर से समेटे गए थे सड़क पर पड़े पत्थर, यानी कि जो हिंसा के दौरान पत्थरबाजी हुई उसको वहां से अब हटा दिया गया है, साफ कर दिया गया है। साथ ही फोरेंसिक जांच भी इन सभी चीजों की जा रही है, वो भी टीम कल यहां पर पहुंची थी। इस बीच कानपुर में बुलडोजर एक्शन की सुगबुगाहट भी तेज है। इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरु लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। कल मौलाना तौकीर रजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही हमले किए। बुलडोजर अगर जज है तो फिर अदालतों को खत्म कर दीजिए। किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जज के सामने पेश किया जाना चाहिए। कायदा ये है, संविधान ये कैसा है। बाकी किसी के खिलाफ कोई शिकायत आ गई, आपने मान लिया कि ये मुजरिम है और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, ये अन्याय है। ये अन्याय किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं बच्चे हैं, नादानी कर जाते हैं, तो उनके संग इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जिसने नादानी की है, जिसने अपराध किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसने गलती नहीं की है, जबरदस्ती उसको मुजरिम बना देना, ये अन्याय है। मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, डीजीपी साहब से भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी ये अपील करूंगा कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए जिसने अपराध किया है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन एक हाथ को वहां पर हथकड़ी पहनाई जा रही है, दूसरा हाथ आजाद छोड़ा हुआ है, ये अन्याय। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कानपुर से जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि निर्दोषों को पुलिस गिरफ्त में ना ले, लेकिन ऐसे ही कई निर्दोष हैं जिनके परिवार वालों ने भी यही आरोप लगाया था कि वो निर्दोष है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बकायदा उनका चेहरा दिखाई दे रहा था और ये सारे एविडेंस और साक्ष्य पुलिस ने दिखा दिए ताकि उन पर उंगलियां ना उठ सके। इस तरह की कार्रवाई अब आगे भी की जा सकती है ताकि पुलिस प्रशासन पर कोई उंगली ना उठे। देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि निर्दोषों को न जेल भेजा जाए। यही बात तो पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं कानपुर के। उनका भी सीधे से कहना है कि इस पूरी कार्रवाई में कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और अगर किसी को लगता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल जा रहा है तो वो सबूत के साथ उनसे यहाँ के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी से मुलाकात कर सकता है। ये खुला ऐलान किया है कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने। तो लिहाजा निर्दोषों को जेल भेजने के मुद्दे पर कानपुर पुलिस भी कह रही है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निर्दोष जेल नहीं जाएगा। अब नेहा जी, हम एक तस्वीर आपको अलग दिखाते हैं। हम इस समय पर उस सड़क पर मौजूद हैं जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई। ये चंद्रेश्वर हाता है। ये चंद्रेश्वर हाता वो इलाका है जहां पर करीब 50 से 60 हिंदू परिवार रहते हैं, और कहा जा रहा है कि हिंसा, पत्थरबाजी इस हाता में रहने वाले लोगों के ऊपर पत्थरबाजी के साथ शुरू हुई थी। अब आज यहाँ के लोगों ने इस गेट पे, ये चंद्रेश्वर हाता का गेट है, और वहां पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर नरसिंह भगवान की तस्वीर है और पलायन नहीं पराक्रम करेगा, यानी पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। साफ है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। दरअसल पहले दिन से यहाँ के परिवारों का आरोप है कि इस पूरे बेकनगंज इलाके, नई सड़क का ये इलाका है बेकनगंज थाना क्षेत्र का, इनका ये आरोप है कि यहाँ के आसपास जो दूसरे समुदाय के संप्रदाय के लोगों ने आसपास के हाथों को, इलाकों को खरीद लिया है, बस्तियों को खरीद लिया है, और वहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। और जब भी यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, दंगा फसाद की बात आती है, तो सबसे पहले इन परिवारों को निशाना बनाया जाता है और अक्सर इनके साथ विवाद होता है। कोशिश इस बात की होती है, आरोप ये लोग लगाते हैं कि यह कोशिश हो रही है कि ये हिंदू परिवार यहाँ से छोड़कर चले जाएं। यही वजह है कि इन लोगों ने साफ तौर पर लगाया है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लड़ाई लड़ेंगे, बहादुरी के साथ लड़ेंगे। ये आज यहाँ के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है। ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ के लोग जो पहले दिन से कह रहे थे, अब वो आर पार के मूड में आए हैं कि हम यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। वजह भी साफ है कि यहाँ से कई पुश्तों से, मतलब पिता, दादा, परदादा, वो यहीं पर रह रहे हैं। कई, हमने जब यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किया तो कई ऐसी महिलाएं मिली जो 80 साल की हैं, वो यहाँ पे शादी होकर दुल्हन बनकर आई थी,
तो उनके लिए यहाँ पे एक अपनी उनकी संवेदनशीलता जुड़ी है, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, लिहाजा यहाँ के लिए ये जगह उनके लिए बहुत अहम हो जाती है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि ऊंची इमारतों से जो पथराव हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि यहाँ के लोग परेशान होकर शहर के दूसरे हिस्सों में चले जाएं और ये पूरा हाथा करीब 50 से 60 बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोंडा की, जहां पर भीड़ की हिंसा का मामला सामने आया है। 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को भीड़ ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि धार्मिक नारे भी लगवाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, बोलो 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 कान पकड़ तबला ये सब रखो नीचे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, बोलो। गोंडा के एक गांव में चादर लेकर दान मांगने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की जान सांसद में फंस गई। हुलिये और कपड़ों के चलते ये तीनों गांव के कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। शुरुआत पहचान पूछने से हुई, तीनों का आधार कार्ड मांगा गया। आधार निकालो तो तुम आधार निकालो फटाफट, क्या नहीं लिखा अब मार। तीनों ने आधार कार्ड साथ नहीं होने की बात कही तो ग्रामीणों का गुस्सा और भड़कने लगा। हाथ में लिए डंडे से एक युवक ने तीनों को धक्का देना शुरू कर दिया। क्या नाम है? मेरे बाप के क्या नाम है? बताओ। आधार दिखाओ। आधार कहाँ है? बात शुरू हुई थी पहचान पर शक के साथ, लेकिन जल्द ही मामले ने अलग ही रंग लेना शुरू कर दिया। तीनों को कान पकड़कर उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया गया। तो गलती ना हुई दोबारा पंडित के काम कहूँ ना जा। भीड़ से घिरे तीनों लोगों को समझ आ चुका था कि जरा भी नानुकुर जान पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा तीनों ने तुरंत हुक्म उदूली भी शुरू कर दी। लेकिन इतना काफी नहीं था तो दबंगों ने इनसे धार्मिक नारे लगवाने भी शुरू कर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, जोरत बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जोरत बोलो, जय श्री राम, गांव में शुरू हुआ ये तमाशा जंगल की आग की तरह फैला। जिसे खबर लगी वो देखने के लिए मौके पर भागा चला आया। इस बीच कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया और दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन डंडे के जोर पर उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। आधार लेके आओ तब पहले बताओ कहाँ से आए हो? इनके देख लो, इनके लिए। अरे तू जा यार, दूर हटो तोरे से बहुत से बुला रहा था, बहुत दूर जाओ फालतू बच्चे। ऐसे तमाशों का अंत कितना खतरनाक होता है ये दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि वो तस्वीरें यह नहीं दोहराई गई। जबरन धार्मिक नारेबाजी, बदसलूकी और धक्का मुक्की से बेजार हुए तीनों लोग जैसे तैसे गाँव से निकलने में कामयाब रहे। ये गनीमत ही थी कि जान सलामत रही, वरना भीड़ में कुछ लोग तो इन्हें कानपुर के पत्थरबाज करार देने पर भी तुले हुए थे। अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं सब मिटाई दी थी। दबंगों ने अपनी बहादुरी के अंदाज में अपनी इस करतूत का वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तक भी पहुंच गया। तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना में शामिल बाकी लोगों को भी हिदायत दे दी गई है। कानूनी एक्शन से शायद अगली बार ऐसा करने से इनके कदम ठिठके, लेकिन जहन में भरी नफरत का इलाज करने वाला कोई कानून नहीं है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। 6ठी सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुकाबला है। एमवीए ने 6ठी सीट पर जीत को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी की मीटिंग में विधायकों को आदेश दिए गए, विधायक मुंबई से बाहर नहीं जाएं, फोन पर बात करने से बचें, फोन ट्रैक हो सकता है। महाराष्ट्र में पूरे 24 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला होगा। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव है और मैदान में उम्मीदवार खड़े हुए हैं 7। कांग्रेस ने टिकट दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है।
प्रफुल्ल पटेल को मैदान में उतारा है एनसीपी ने। शिवसेना से खड़े हुए हैं संजय राउत और संजय परब, जबकि बीजेपी ने मैदान में उतारा है पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 42 वोट की जरूरत है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अपने एक एक उम्मीदवार को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है, पर शिवसेना के दूसरे और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने से मुकाबला जरूरी हो गया है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक की मृत्यु के बाद शिवसेना के पास विधायक है 55, सदन में एनसीपी का संख्या बल है 53 और कांग्रेस के पास है 44 विधायक, जबकि बीजेपी के पास है 106 विधायक। हालांकि एनसीपी के जेल में बंद 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं, इसका पता गुरुवार को सुबह चलेगा, जब कोर्ट उनकी याचिका पर फैसला सुनाएगी। बीजेपी और एमवीए दोनों ही अपने सारे उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। एमवीए का दावा है कि उसके साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 2, क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के 1, सीपीआईएम का 1 और 9 निर्दलीय विधायक हैं। जबकि बीजेपी कह रही है कि उसके साथ एमएनएस का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। जिन दलों ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं वो है बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके के 3 विधायक हैं, और एमआईएम, जिसके 2 विधायक हैं। इस चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों की बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। ये जानते हुए छोटे दल चुनाव से पहले प्रेशर टैक्टिक्स में लग गए हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। हालांकि राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट से होगा। सभी विधायकों को बैलेट बॉक्स में डालने से पहले अपना वोट पार्टी व्हिप को दिखाना होगा, मगर राजनीतिक दल कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल ट्राइडेंट में शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस और एनसीपी ने अपने विधायकों को पवई के वेस्टर्न होटल में पहुंचा दिया है। 170 विधायकों का समर्थन सरकार को था और आज ये स्थिति है, 2.5 साल पूरे हो गए कि कई विधायक जो है वो नाराज है, कई छोटे दल नाराज है। ऐसे में आज आप लोगों को अपने विधायकों को दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी। नौबत आने का सवाल नहीं है। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है, लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को मुंबई बुला लिया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने विधायकों को दक्षिण मुंबई के होटल ताज में शिफ्ट कर सकती है। अगर इन सभी 5 सितारा होटलों की बात करें तो ट्राइडेंट होटल, जहां पर के शिवसेना के विधायक रुकने वाले हैं, उसके प्रीमियर रूम का किराया है 17,250 रूपए। ट्राइडेंट क्लब रूम का किराया है 18,000 रूपए और ट्राइडेंट एक्सक्लूसिव का किराया है 27,000 रूपए। होटल ताज की बात करें, जहां पर के बीजेपी अपने विधायकों को रुकवा सकती है, तो उसमें एक रात के लिए लग्जरी रूम का किराया है 21,000 रूपए, लग्जरी ग्रैंड का किराया है 28,000 रूपए, ताज क्लब रूम का किराया है 32,000 रूपए और ग्रैंड लग्जरी का किराया है 82,000 रूपए। अगर पवई के वेस्टर्न होटल की बात करें, जहां पर के कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को ठहराया गया है, तो वहां के सुपीरियर किंग रूम में एक रात का किराया है 12,570 रूपए, डीलक्स ट्विन रूम का किराया है 14,750 रूपए, डीलक्स रूम विद हिल व्यू का किराया है 15,930 रूपए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये हाई वोल्टेज इलेक्शन लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है। ठाकरे ने इसे अपनी सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया है। 2.5 साल पूरे कर चुकी एमवीए के लिए ये एकजुटता दिखाने का वक्त भी है। अगर एमवीए चुनाव हार जाती है तो ठाकरे सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन मुकाबले से पहले टीम इंडिया को लगा है झटका। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। इससे ठीक पहले टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका। टीम के कप्तान केएल राहुल और फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव जख्मी होकर सीरीज से बाहर हो गए।
राहुल की जगह अब कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। चयन समिति ने केएल राहुल और कुलदीप यादव की जगह अभी किसी खिलाड़ी को शामिल करने का फैसला नहीं लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक केएल राहुल को राइट ग्रोइन इंजरी हुई है, जबकि कुलदीप यादव को नेट प्रैक्टिस में बैटिंग के दौरान दाहिने हाथ में चोट लगी है। चोट की वजह से इसी तरह से सीरीज से बाहर होने पर केएल राहुल ने ट्वीट के जरिए निराशा जाहिर की है। राहुल ने ट्वीट में कहा, ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। पहली बार घर में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर पाने के लिए बेहद निराश हूँ। आज तक ब्यूरो।